आदेश से रोके जा रहे हैं? गवर्नमेंट किसके आदेश से रोके जा रहे हैं? देखिए, किसके आदेश से रोके? देखिए, मैं 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट, गीता जी एक बार बैठिए आप लोग। देखिए यहां पर, देखिए मैं एक विषय क्लियर कर देता हूं। हुड्डा साहब मैं एक विषय क्लियर कर देता हूं। जो आप बात कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं, मैं विषय क्लियर कर देता हूं। मैं विषय क्लियर कर, सरकार ने, देखिए मेरी बात सुनिए, आपने जो विषय रखा है, कल उसके ऊपर भी एक विषय आया था, चर्चा भी हुई है कि विधानसभा परिसर के अंदर जो भी इस प्रकार की कल कोई एक विरोध हुआ। देखिए मेरी बात सुनिए, और विधानसभा परिसर की जिम्मेवारी स्पीकर की है, ना कि सरकार की। दूसरी बात यह है, इस प्रकार के हालात दोबारा ना बने, हरियाणा विधानसभा का डेकोरम बना रहे, यहाँ पे रूल्स फॉलो होते रहे, ये स्पीकर की जिम्मेवारी है, जो रूल्स के अंदर भी है, और आप उन सारी बातों को जानते हो। परंतु कभी भी जब सेशन लगता है तो उस समय में सभी मिलके काम करते हैं। उसमें हरियाणा विधानसभा है, उसके अंदर CISF है, उसके अंदर UT प्रशासन है, और उन दिनों में सभी चीजों का संज्ञान भी लिया जाता है। और कल जिस प्रकार के हालात बने, उसमें हाई कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया। आप उस बात को जानते हैं, हाई कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया, हाउस के अंदर भी सदस्यों ने उस विषय को रखा है। अगर उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए UT प्रशासन अगर कोई कदम उठाएगा तो वो स्वतंत्र है अपने वो कदम उठाने के लिए। और ये बात भी क्लियर है कि अगर आपने कोई विरोध प्रदर्शन करना है, जो कि आपका अधिकार बनता है, परंतु मैंने कल भी ये बात कही थी कि हर चीज की सीमाएं हैं, हर विषय निर्धारित है, प्रशासन की तरफ से भी निर्धारित है, कोई स्थान भी निर्धारित है। तो अगर आप कोई इस प्रकार का कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोकता है, पर आपको एक सीमा में रह के वो सब करना पड़ेगा। बात मत करो, we are not a child, you are talking to us like child। सवाल भी इस प्रकार के आते हैं, सवाल भी इस प्रकार के आते हैं। अगर यहाँ के हालात खराब होते हैं और अगर आप कहते हैं कि कुछ भी रूल्स के खिलाफ नहीं हुआ, फिर आप भी इस किस्म की बात करते हैं, नहीं करनी चाहिए। हम जानते हैं यू आर सीनियर मोस्ट, पर जिम्मेवारी की बात ही होनी चाहिए। नहीं, दोनों तरफ से जिम्मेवारी की बात होनी चाहिए। हाँ, वो आप अपने ऊपर प्रश्न ना उठाएं, आपका आदर है। बताइए, पर आपका कोई भी सदस्य खड़ा नहीं होगा। बताइए प्लीज। तो मेरी भी सुनो आप। बताइए। आपने कहा हाई कोर्ट ने क्या संज्ञान लिया? ट्रैफिक का लिया है। ट्रैफिक की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी है, आपकी है? ट्रैफिक का रोज जाम होता है, मेरे को पता। हाई कोर्ट ने बुलाया, हाई कोर्ट ने कहा ये ट्रैफिक का जाम कैसे हुआ? हमारी तरफ से नहीं है, हमने कोई जाम नहीं किया। नंबर दो, आज हमारी जिम्मेवारी, हमारा जो है कंसर्न के लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। ये बोलो, ये तरीका है क्या? ये तरीका ठीक है। सारे खड़े, रिवाज तो सभी बनाने लग रहे हैं। जगमोहन जी प्लीज बैठिए। ठीक है जी, बताइए। Either speaker should respond or government should respond। तो ये तो मैं सबको कहता हूँ, जब स्पीकर बोलता है तो कई बार तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो सुनता है, ऐसे थोड़ा होता है कि एक आदमी के खड़े होने से इतना रिएक्ट कर रहे हैं। जब सारे खड़े होकर व्यवस्था खराब करते हैं तो उस समय के हालात नहीं ध्यान में आते। ध्यान में आने चाहिए वो भी हालात। प्लीज कहिए अपनी बात। दिक्कत है हम तो सुनते हैं, सुनने की तैयार आप। ठीक है, सुनने की ताकत सबको होनी चाहिए। बताइए। तैयार नहीं होते। देखिए, मेरी जिम्मेवारी हाउस की है। बाहर UT प्रशासन क्या कर रहे हैं, दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पीकर। बताइए आप। हरियाणा हर विषय यही थोड़ा आएगा। हरियाणा के जनहित के लिए विधानसभा बनी है। हाँ, तो रूल्स भी तो फॉलो करने पड़ेंगे ना हुड्डा साहब, रूल्स भी तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो सब काम करेंगे ना प्रशासन अपना। आपने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट शुड रेस्पॉन्ड। ठीक है, अगर उनका विषय होगा तो वो देंगे, उनको देना चाहिए। आदेश दिए जी। नहीं अध्यक्ष महोदय जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है प्लीज। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने आदेश दिए हैं तो मैं मान जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। अभी नहीं आदेश दिए तो ये बताओ हमने नहीं दिए, फिर मैं अफसरों को देखता हूँ, फिर आप जी मंत्री जी, क्योंकि मैंने आई हैव टॉक टू एवरी ऑफिसर। ठीक है जी मंत्री जी, बताइए। एवरी ऑफिसर। सर, मैं कल बार आपसे रिक्वेस्ट की जी, और ऐसा नहीं है कि पहले मैं ऐसा
नहीं, फिर वही बात होगी। आप एक सदस्य के उससे आपको इतना लग रहा है तो सारे के सारे क्यों रिएक्ट करते हैं? मिनिस्टर बोल रहे हैं, मिनिस्टर को भी नहीं बोलने दे रहे, ये क्या बात है? क्या मिनिस्टर को आप डिक्टेट करेंगे कि मिनिस्टर क्या बोलेंगे? अगर मिनिस्टर बोल रहे हैं ही इज ए रिस्पॉन्सिबल मैन, आप बोलने भी नहीं दे रहे हैं। मिनिस्टर बोल रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। क्या आप लिख के देंगे मिनिस्टर को कि उनको क्या बोलना है? जी मंत्री जी, आप बताइए। सर जी अब हुड्डा साहब सब लोग देख एक मिनट, वो खड़ा होगा, वो खड़े एक मिनट हुड्डा मंत्री जी, आप प्लीज बताइए। मेरा निवेदन एक है, कल जब बात निपट गई आपने एक बात आगे डायरेक्ट कर दिया, जबकि कृष्ण पवार जी और सारा सदन इस बात के था, अशोक अरोड़ा जी ने इस बात। भाई मंत्री जी को भी नहीं बोलने दे रहे आप, ये गलत है। आप मंत्री को भी बोलने नहीं दे रहे हो, आप सरकार से जवाब भी मांग रहे हो, मंत्री को बोलने भी नहीं दे रहे हो, ये क्या बात है? अब तो मंत्री है, जिम्मेवार है, मंत्री जिम्मेवार है। आप उनकी बात तो सुनो, आप फिर उसके बारे में बोल लेना बाद में। जी मंत्री जी। सर आपने बलवान बैठ जाओ हो गया, एलओपी ने बात रख ली, मंत्री को बोलने दो पहले आप एक बार साइड में। सर जी आपने सभी को वार्न कर दिया भाई यहाँ इस परिसर तक नहीं आएंगे, जबकि पूरी टीम इस बात पे रिजिड थी कि एफआईआर कराओ, वो बात खत्म होगी। आज फिर नया मुद्दा लेके ये लोग भागने की तैयारी में है। भाग जाओ, हम कब रोक रहे हैं आपको? हम कब रोक रहे हैं आपको? नहीं फेस कर सकते, भाग जाओ। कौन हो क्या जी? नहीं, जब कोई नए बहाने ले रहे हो आप, अब कोई ऑर्डर है नहीं, कुछ कोई बात है नहीं, कोई लेके आगे पोस्टर तक दिया। देखिए लेके आगे थे ये लोग, एक मिनट लेके आगे थे ये लोग। जी मुख्यमंत्री जी, एक मिनट। जी मुख्यमंत्री जी, माननीय जी मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। माननीय जी सीएम साहब। माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। कल आपने भी कहा था, और जो इस प्रकार का आज मुद्दा लेकर के आए हैं कि हाउस अरेस्ट कर दिया, कहीं हमारी पुलिस ना किसी को कुछ कहा है, ना कहीं गए हैं, ना कहीं हमारी जानकारी में है। मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। एक मिनट देखिए, एक मिनट बात सुन लो। देखिए, लोकतंत्र के अंदर माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष और का ये दायित्व बनता है, अगर सरकार का कोई विषय है तो उसको उठाए, प्रदर्शन करे। मैंने कल भी ये कहा था, क्योंकि यहाँ पर माननीय हाई कोर्ट है। माननीय हाई कोर्ट ने, हमें तो नहीं मालूम है, उन्होंने संज्ञान ले लिया, सड़क जाम हुई। मैंने कहा भी इसके लिए सरकार ने, चंडीगढ़ प्रशासन ने एक रिजर्व किया हुआ है 25 सेक्टर में। मान लिया जा अगर किसी के अंदर ज्यादा झूठ का गवार खड़े हो गया, वो वहां जगह निकाल ले। यहाँ तो इसको जाम करा, वहां निकाल सकता है जाकर के। अगर ज्यादा झूठ आपके अंदर है भी, सरकार के खिलाफ कुछ बोलना है, वहां जाकर बोल लो। हमने तो मना नहीं करा, पूरा हरियाणा बैठा है, हमने मना नहीं करा। नहीं, यहाँ देखिए चौधरी साहब, एक मिनट चौधरी साहब, मेरी बात सुनो। चौधरी साहब एक मिनट बात तो सुनो। अब देखिए, आपने नौकरियों को लेकर के काम रोको प्रस्ताव लेकर के आए। आपने कहा कि भाई इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मैंने माननीय अध्यक्ष जी को कहा भी आप चर्चा कराइए, सरकार कहीं नहीं बाज रही है। चर्चा छछरौली प्रताप नगर है, छछरौली की जो खसरा नंबर है 125, 152 और 134, उसकी जमीन का लक्ष्मण जी मालिकाना हक 1887 से लेकर के अब तक सरकार के पास रहा है। हमारे वहां के नेता कंवरपाल गुर्जर जी वो समय समय पर इस बात को लेकर के चिंतित रहे हैं, क्योंकि शहर के लोग उसको भी मिलते थे, हमें भी आकर के मिलते थे, कि ये पूरा का पूरा छछरौली शहर
ये सरकारी भूमि के ऊपर बसा हुआ है, उनको बड़ी दिक्कतें आती थी रजिस्ट्री के अंदर भी, और यह जमीन शुरू से ही माननीय अध्यक्ष जी गैर मुमकिन आबादी के रूप में ये चिन्हित थी। उस पर पीढ़ियों से सैकड़ों परिवार अपना घर बना करके वहां रह रहे हैं। मैंने उसका जिक्र किया है कि 1887 की बात है जब छछरौली वहां बसा है। माननीय अध्यक्ष जी 2020 तक इन संपत्तियों की रजिस्ट्री होती रही, जिसमें लोगों का विश्वास और अधिकार दोनों जुड़े रहे। माननीय अध्यक्ष जी केवल तकनीकी आधार पर इन परिवारों को असुरक्षित छोड़ देना हमारी सरकार का ये दायित्व है, न तो न्याय संगत है और न मानवीय है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज आपके माध्यम से इस महान सदन को छछरौली गांव की जो भूमि है, इतने पुराने कब्जे को देखते हुए सैकड़ों वर्षों से वो उस पर बसे हुए हैं, मौके पर कब्जे के आधार पर विस्तृत सर्वे और रिकॉर्ड सत्यापन कराकर वास्तविक जो निवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, उनका मालिकाना हक देने की घोषणा मैं आज इस महान सदन के माध्यम से करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यह कदम दशकों से बसे हमारे परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व देने की ये ऐतिहासिक पहल है। हम लगातार, हमारी सरकार एक एक रिफॉर्म, जो लोग इस लीगल उलझे रहते थे लीगल कार्यों के अंदर, उनसे राहत देना हमारी सरकार का दायित्व है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार छछरौली के हर पात्र नागरिक के साथ मजबूती से खड़ी है। ये माननीय अध्यक्ष जी, ये वही लोग हैं हमारे विपक्ष के, जो मैं कहना चाहूंगा कि ये वही लोग हैं जो आईना तोड़कर नाकामी का बोझ जनता पर छोड़ करके ये चले गए। आज फिर जब इनका एक विषय आ रहा है जो आपने स्वीकार किया हुआ है, ये स्वयं लेकर के उस विषय को आए थे और वॉकआउट करके चले गए। कोई विषय भी नहीं है। हमारी पुलिस संवेदनशील पुलिस है माननीय अध्यक्ष जी। लोगों को सुरक्षा देना, लोगों को सुरक्षित रखना, ये हमारी पुलिस का दायित्व है। माननीय अध्यक्ष जी, इनके समय में तो क्या हालात होते थे, रफ्त भी नहीं लिखी जाती थी, और ऐसा जो इन्होंने आरोप लगा करके बाहर गए हैं, मेरा दिल भी इससे भरा है कि ऐसे झूठे आरोप लगाना ये कांग्रेस को शोभा नहीं देता, क्योंकि झूठ की दुकानदारी इन्होंने चला रखी है माननीय अध्यक्ष जी। ये लंबे समय तक नहीं चलेगी। हरियाणा प्रदेश के लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार का झूठ लेकर के आते हैं। झूठ लंबा नहीं चलता और वो कहीं ना कहीं उसका पर्दाफाश होगा और इन लोगों को जवाब मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक और इस महान सदन को एक विषय और ध्यान लगाना चाहता हूं कि आज इस महान सदन के माध्यम से मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों, शहरी परिवहन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय की मैं जानकारी आज इस महान सदन के माध्यम से देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 24 फरवरी कल हमारी एक बैठक आयोजित हुई थी, जिस बैठक में हमने ये निर्णय किया है कि गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक नमो भारत
RRTS सह मेट्रो कॉरिडोर के लिए अंतिम अलाइनमेंट को स्वीकृति दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, इसकी DPR का अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार की एजेंसी NCRTC को निर्देशित किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, है परियोजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका एक विजन है कि हर देश के नागरिक के जीवन को सरल और सुगम करना और उसको सुविधाएं पहुंचाना, भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ से गति से ले जाना, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और उसी विजन के तहत माननीय अध्यक्ष जी, नमो भारत जो एक विजन है, उसके तहत ये परियोजना आगे बढ़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है, ताकि मैंने जो कहा है कि लोगों के जीवन को सरल और सुगम करना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। माननीय अध्यक्ष जी, यह कॉरिडोर लगभग ये 64 किलोमीटर लंबा होगा। ये गुरुग्राम से शुरू होगा, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, और इसका 52 किलोमीटर भाग हरियाणा में होगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह NCR क्षेत्र के भीतर गुरुग्राम इफ्को चौक से शुरू होगा, फरीदाबाद और नोएडा जैसे बड़े आर्थिक केंद्रों को यह जोड़ने का काम करेगा, जिसमें लाखों की संख्या में लोग अपना रोजगार करने के लिए हर रोज आते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उनको एक बहुत अच्छी ये ट्रांसपोर्ट की सुविधा ये मिलेगी, उनके जीवन को एक बदलाव का ये बड़ा आर्थिक केंद्रों से जोड़ने का, और यहाँ की आर्थिक, माननीय अध्यक्ष जी, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा इस कॉरिडोर से। जैसा मैंने बताया है माननीय अध्यक्ष जी, ये इफ्को चौक से ग्वाल पहाड़ी जो 14.5 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड जो RRTS और मेट्रो सेक्शन ये तय किया गया है। और माननीय अध्यक्ष जी, इसमें सेक्टर 29 और मिलेनियम सिटी सेंटर, सेक्टर 52, वजीराबाद और सेक्टर 57 तथा सेक्टर 58, 61 जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन वो शामिल होंगे। यह माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली की जो मेट्रो है उसकी येलो लाइन, गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर और रैपिड मेट्रो से जुड़कर माननीय अध्यक्ष जी, यात्रियों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ये प्रदान करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, और इसी प्रकार ये फरीदाबाद क्षेत्र में सैनिक कॉलोनी से बादशाहपुर तक लगभग ये 16 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड ये सेक्शन स्वीकृत किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें NIT क्षेत्र हो, चाहे बाटा चौक हो, सेक्टर 12 से 15 तथा नए फरीदाबाद के प्रमुख हिस्से शामिल होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, यह दिल्ली मेट्रो की वायलेंट लाइन से जुड़कर क्षेत्रीय संपर्क को और मजबूत करेगा तथा औद्योगिक और आवासीय विकास को एक नई गति देने का काम ये कॉरिडोर करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह परियोजना हरियाणा के लिए निवेश, रोजगार और संतुलित शहरी विकास के नए अवसर ये लेकर के आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, जल्द ही इसकी DPR पूरी करके इस कार्य को पूरा किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में नॉन स्टॉप देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाने का, और उस विकसित राष्ट्र के अंदर हमारी ये डबल इंजन की सरकार माननीय अध्यक्ष जी इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए
हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मैं माननीय अध्यक्ष जी इस महत्वपूर्ण निर्णय को मैं सदन के समक्ष रखते हुए सभी माननीय सदस्यों के सहयोग और सुझावों की भी मैं अपेक्षा करता हूं कि वो उनके जो महत्वपूर्ण इसमें कोई सुझाव हों तो देने की कृपा करेंगे, ताकि हरियाणा को और मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। ये 2 घोषणाएं मैंने करनी थी। और माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि विपक्ष लगातार जो अच्छे काम होते हैं उनको सुनने का मादा नहीं है, कहीं ना कहीं झूठ फैला करके और झूठ बोल करके वो गुमराह करने का काम प्रदेश के लोगों को कर रहा है। आज भी स्थिति आपके सामने है माननीय अध्यक्ष जी, अभी कोई इतना बड़ा विषय भी नहीं था, हमारी तो जानकारी में भी नहीं है जो ये बात कह रहे हैं। कहाँ से इन्होंने फोटो में तरवा ली, क्योंकि हर जो प्रमुख लोग हैं उनके पास PSOs हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, जो फोटो में ये ले रहे हैं, मैं उन फोटों के अंदर देख रहा हूँ बैठे चाय पी रहे हैं। ये अगर कहीं घर में बैठ करके चाय पी रहे हैं, फोटो के अंदर अगर आपने ध्यान से देखा होगा चाय के कप रखे हैं, तो कैसे हाउस अरेस्ट किया जा सकता है? माननीय अध्यक्ष जी, ये हमें गंभीरता से ऐसे विषयों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। ये गुमराह नहीं कर सकते हरियाणा प्रदेश के लोगों को, क्योंकि पता नहीं कहां से लेकर के ऐसे ऐसे मुद्दे आते हैं। प्रदेश के लोग और देश के लोग इनसे आहत होते हैं कि ये मुद्दे, चाहे ये अपने युवराज को राहुल गांधी को दे दें, वो भी बेचारा कहा जी वोट चोरी हो गया। ये मीडिया माननीय अध्यक्ष जी इतना ज्यादा एक्टिव है कि जब उसने कहा कि वोट डुप्लीकेट बने, एक घर में कहा 600 वोट बने हुए, माननीय अध्यक्ष जी पत्रकार वहां पहुंच गए और पत्रकारों ने वहां जाकर के सर्च किया। सर्च करके उन्होंने देखा कि पूछा उन्होंने भी आपके घर में 600 वोट है। वो कहने लगे लोगों की, वो तो वीडियो देखा है मैंने माननीय अध्यक्ष जी, वो कहने लगे ना जी हमारी तो कहा 4 वोट है जी। अरे हम तो कहा पैका है अपनी वोट, यहाँ तो कोई और वोट भी नहीं है जी। ये हालात है जी इन लोगों की, ऐसे झूठ बोलते हैं, झूठ फैलाते हैं। इससे हमें आज एक्टिव चुस्त रहने की जरूरत है। विपक्ष की जो भूमिका है माननीय अध्यक्ष जी, वो भी ठीक उसके ऊपर नहीं उतर रहे। मैंने इतना ही कहना था। माननीय सदस्यगण, नहीं, शून्यकाल में कुछ नाम आए हुए हैं, मैं बाद में, इसके बाद मैं समय दे दूंगा जी का फरीदाबाद की 20 लाख लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और गुड़गांव की तरफ से भी राहुल साहब ने कहा है कि इतना बड़ा काम जो कि अनेकों सालों से फरीदाबाद और गुड़गांव की जनता की जो डिमांड थी उसे पूरा करने का काम अपने कार्यकाल के 1 सवा साल में पूरा कर दिया। इसके लिए तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और फरीदाबाद को चाहे नोएडा से कनेक्टिविटी हो, चाहे गुड़गांव से, जो घंटों के सफर को मिनटों में तब्दील करने का काम ये RTS और मेट्रो का ज्वाइंट रूट करेगा। और इसके अलावा जो एक पोटेंशियल फरीदाबाद के अंदर नया इंटरनेशनल सिटी बनने का है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उसके लिए एक आमली जामा पहनाने का काम किया है, मैं फरीदाबाद और गुड़गांव की जनता से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और हरियाणा की तरफ से, हरियाणा की जनता सदन का वो है, हरियाणा की जनता से सर्वसम्मति से मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। के बारे में धन्यवाद करना। मैं जमुनानगर जिले का हमारा एक कस्बा है वो, और काफी दिनों से लोग परेशान थे, उनकी परेशानी मुख्यमंत्री जी ने आज दूर कर दी, तो मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब सबकी तरफ से कर दिया स्पीकर साहब, एक तो मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो प्रधानमंत्री जी की सोच है नेशनल कैपिटल रीजन, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट का जो काम है माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और ये मील का पत्थर साबित होगा शुरुआत की है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि पहले से भी कुछ अनाउंस जो है प्रोजेक्ट्स हैं, दिल्ली माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली, सोनीपत, पानीपत और करनाल भी खट्टर साहब इसमें कोशिश कर रहे हैं। ये RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम नहीं वो मंजूर हो, चलिए माननीय सदस्यगण, एक मिनट, शून्यकाल के लिए जिन सदस्यों के नाम हो गया डॉक्टर साहब, हो गया, शून्यकाल में नाम आए हुए हैं ना मेरे पास जी। मैं ये कह रहा हूं, तीसरी बार सरकार बनी, पूरे हरियाणा ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाई। अरे पूरा हरियाणा मानता है, हमारे 48 के 48 विधायकों का अगर नेता है तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। ये बात समझ में नहीं आ रही इनको, बार
बार हम कहते हैं भाई हमारा नेता नायब सिंह सैनी है। बोलो बोलो 10 सेकंड। चलिए बाद में आदित्य देवीलाल एक अध्यक्ष जी सिर्फ आधा मिनट। यू आर द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस। अध्यक्ष जी, लाखों करोड़ों लोग हमारी विधानसभा की कार्रवाई देखते हैं और इसके अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखते हैं। आज इस सरकार से कोई जन सुखी नहीं है, कागजों का बोझ ढो रहे हैं लोग, और हरियाणा के लोग विधानसभा का सेशन टकटकी लगाए देखते हैं। मेरी आपसे बारंबार दरख्वास्त रही, हमने पहले भी आपसे दरख्वास्त की थी कि एक पार्टी के सदस्य होने के नाते, और मैं पार्टी का जी अपनी पार्टी का यहाँ नेता हाउस का नेता हूँ, सर कांग्रेस जो भूमिका निभानी चाहिए विपक्ष के तौर पे, ये कांग्रेस नहीं निभा रही। कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट इशू आता है, छोटी सी छोटी बात पे बाहर चले जाते हैं, उसको छोड़ के वॉकआउट करते हैं। अभी मैं एक चीज छोटी सी बात कह रहा हूं सर, इन्होंने प्रदर्शन अभी वॉकआउट किया प्रदर्शन को लेके कि हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। मैंने तो देखा नहीं, एक सदस्य की मैंने फोटो देखी, इनका जिले का प्रधान अकेला खड़ा है और वो कह रहे हैं आने की तैयारी कर रहे हैं। जिस आदमी ने आना हो वो लोगों को साथ लेके खड़ा होता है। अब इस सरकार, इस कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस तो रही नहीं, ये तो उड्डा कांग्रेस है, पर इनके काट रखे, इनके तो दर्शन है, और ये दर्शन भी नहीं देते, ये हाउस को छोड़ के चले जाते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, हमारी सीट